प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री में बीएससी सेकेंड ईयर में यूनिट फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स में कुछ टॉपिक्स का डिस्कस करेंगे। आज हम इस वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स में कुछ टॉपिक्स ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, ऊष्माधारिता एवं स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता एवं स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता में संबंध का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है। हम जानते हैं कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। अर्थात ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, अतः ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। यदि किसी प्रक्रम में ऊर्जा के एक रूप की निश्चित मात्रा लुप्त हो जाती है तो उतनी ही दूसरे प्रकार की ऊर्जा अन्य रूप में अवश्य प्रकट होती है। यही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय निरूपण। माना कि तंत्र अवस्था ए से बी में जाता है। तंत्र की अवस्था ए में ऊर्जा ए है तथा बी में ऊर्जा ए बी है। अतः तंत्र में ऊर्जा परिवर्तन या ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा ई बराबर ए बी माइनस ए होगा। जब तंत्र अवस्था ए से बी में जाता है तो इस अवस्था में तंत्र द्वारा किया गया कार्य W है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार Q बराबर डेल्टा ई माइनस W, अर्थात तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा ऊर्जा में वृद्धि के साथ साथ तंत्र द्वारा के कार्य के बराबर होती है। अर्थात तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा बराबर ऊर्जा में वृद्धि प्लस तंत्र द्वारा किया गया कार्य, इम्प्लाई डेल्टा ई बराबर Q प्लस W, जहाँ Q तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा है, डेल्टा ई ऊर्जा में वृद्धि है और W तंत्र द्वारा किया गया कार्य है। यही ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय निरूपण कहलाता है। यदि तंत्र परिवेश से ऊष्मा को अवशोषित करता है तो ऊष्मा का मान धनात्मक होता है और यदि तंत्र परिवेश को ऊष्मा मुक्त करता है तो ऊष्मा का मान ऋणात्मक होता है। इसी प्रकार यदि तंत्र द्वारा परिवेश पर कार्य किया जाता है तो कार्य का मान ऋणात्मक होता है तथा तंत्र पर परिवेश द्वारा कार्य किया जाता है तो कार्य का मान धनात्मक होता है। हमें इन बातों का मुख्यतः ध्यान रखना है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ऊर्जा। हम जानते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं तथा किसी भी तंत्र में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है। यह ऊर्जा विभिन्न रूपों में हो सकती है, जैसे स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा तथा चुंबकीय ऊर्जा। तथा ऊर्जा मुख्यतः दो प्रकार की होती है, बाह्य ऊर्जा या एवं आंतरिक या अंतर्निहित ऊर्जा। तो बाह्य ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा संपूर्ण तंत्र की गति के कारण होती है और स्थितिज ऊर्जा उसके किसी क्षेत्र जैसे विद्युत, चुंबकीय आदि क्षेत्र में स्थित होने के कारण होती है। ऊष्मागतिकी में केवल आंतरिक ऊर्जा का डिस्कस किया जाता है। आंतरिक ऊर्जा पदार्थ के अणुओं की स्थानांतरण, घूर्णन तथा कंपन गतियों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा तथा उपस्थित इलेक्ट्रॉन एवं नाभिकों की ऊर्जा को सम्मिलित रूप से तंत्र की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। आंतरिक ऊर्जा को E से डिनोट किया जाता है तथा इसका ऐसा ही मात्रक जूल या किलोजूल होता है। चूँकि हम जानते हैं कि आंतरिक ऊर्जा तंत्र की अवस्था पर निर्भर करती है, न कि उस पथ पर जिससे होकर तंत्र गुजरता है, अतः आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है। यह एक ऊर्जा में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन एक यथायथ अवकल है तथा इसका चक्रीय प्रक्रम में समाकलन शून्य होता है। चूँकि आंतरिक ऊर्जा पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है, अतः यह एक मात्रात्मक गुण है एवं आंतरिक ऊर्जा का मान धनात्मक भी हो सकता है तथा ऋणात्मक भी हो सकता है। और ऊर्जा को
न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यदि किसी तंत्र की प्रारंभिक अवस्था ए तथा अंतिम अवस्था बी, जिसमें आंतरिक ऊर्जा क्रमशः ई तथा ई बी हो, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा ई बराबर ई बी माइनस ई ए होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि तंत्र की एंथैल्पी या पूर्ण ऊष्मा क्या होती है। किसी तंत्र की एंथैल्पी उस तंत्र में निहित वह कुल ऊर्जा होती है जो कि आंतरिक ऊर्जा ई तथा दाब आयतन ऊर्जा पीवी के योग के बराबर होती है और इसे एच से डिनोट किया जाता है, अर्थात एच बराबर ई प्लस पीवी, जहाँ ई एच तंत्र की एंथैल्पी है, ई तंत्र की आंतरिक ऊर्जा है तथा पीवी दाब आयतन ऊर्जा है। एंथैल्पी भी तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, अतः यह भी एक अवस्था फलन है तथा यह भी एक मात्रात्मक गुणधर्म है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता किसी पदार्थ की ऊष्मा धारण करने की क्षमता होती है, अर्थात किसी पदार्थ के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहलाती है। इसे C से डिनोट किया जाता है। यदि किसी तंत्र को Q ऊष्मा दी जाती है तो उसका ताप T1 से T2 हो जाता है, तो C बराबर Q अपॉन T2 माइनस T1 या C बराबर Q अपॉन dt, या अनंत सूक्ष्म परिवर्तन के लिए C बराबर dQ अपॉन dt। चूँकि गैसों की ग्राम अणुक ऊष्माधारिता के दो मान होते हैं, एक तो स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता जिसे CV से डिनोट किया जाता है तथा दूसरा स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता जिसे CP से डिनोट किया जाता है। अब हम स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि किसी तंत्र को स्थिर आयतन पर QV ऊष्मा दी जाती है और उसके ताप में परिवर्तन T1 से T2 हो जाता है, तो स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता CV बराबर dQV अपॉन T2 माइनस T1 कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। चूँकि हम जानते हैं कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार DE बराबर DQ प्लस DW होता है, अतः डेल्टा E बराबर DQ माइनस PdV। लेकिन स्थिर आयतन पर dV का मान 0 होता है, अतः डेल्टा E बराबर dQV, अर्थात स्थिर आयतन पर दी गई ऊष्मा dQV उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करती है। अतः समीकरण 1 व 2 से CV बराबर डेल्टा E अपॉन डेल्टा T कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, अर्थात किसी पदार्थ के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कहलाती है। या इसे हम इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं कि आंतरिक ऊर्जा में ताप के साथ परिवर्तन की दर स्थिर आयतन पर उस तंत्र की ऊष्माधारिता कहलाती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता को CP से डिनोट किया जाता है। माना कि किसी तंत्र को स्थिर दाब पर QP ऊष्मा दी जाती है तो तंत्र के ताप में वृद्धि T1 से T2 हो जाती है, तो CP बराबर dQP अपॉन T2 माइनस T1 कॉन्स्टेंट प्रेशर। परंतु ऊष्मागतिकी के प्रथम के नियम के अनुसार डेल्टा E बराबर DQ प्लस DW होता है, जहाँ DW बराबर माइनस P डेल्टा V रखने पर तो डेल्टा E बराबर DQ माइनस P डेल्टा V। अतः स्थिर दाब पर DQ बराबर DQP रखने पर DQP बराबर प्राप्त होगा डेल्टा E प्लस P dV। अब समीकरण 4 से DQP का मान समीकरण 3 में रखने पर CP बराबर डेल्टा E प्लस P डेल्टा V अपॉन T2 माइनस T1 कॉन्स्टेंट प्रेशर प्राप्त होता है। लेकिन हम जानते हैं कि एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस P डेल्टा V होता है। अतः इस समीकरण से मान CP के समीकरण रखने पर CP बराबर डेल्टा H अपॉन
T2 माइनस T1 कांस्टेंट प्रेशर या Cp बराबर डेल्टा H अपॉन डेल्टा T कांस्टेंट प्रेशर होता है। इसे अतः स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता को निम्न प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी तंत्र के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए एंथैल्पी में वृद्धि स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता कहलाती है, या एंथैल्पी में ताप के साथ परिवर्तन की दर स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता कहलाती है। चूँकि ऊष्माधारिता हम जानते हैं कि ऊष्माधारिता एक मात्रात्मक या विस्तीर्ण गुण है, अर्थात यह केवल पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, जबकि ऊष्माधारिता प्रति मोल मात्रा स्वतंत्र या विशिष्ट गुण है। ये इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है। यदि 1 मोल पदार्थ के लिए स्थिर दाब व स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता Cp तथा Cv है, यदि तंत्र में n मोल उपस्थित हों तो स्थिर दाब व स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता Cp बराबर Ncp एवं Cv बराबर Ncv होगी। अब हम डिस्कस करेंगे कि स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता Cp तथा स्थिर आयतन ऊष्माधारिता Cv में ऊष्मागतिक संबंध क्या है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखना है। चूँकि हम जानते हैं कि स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा केवल तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है, जबकि स्थिर दाब पर अवशोषित ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के साथ साथ कार्य भी करती है। अतः स्थिर आयतन व स्थिर दाब पर ऊष्मा की समान मात्रा अवशोषित करने पर स्थिर दाब पर ताप में वृद्धि कम तथा स्थिर आयतन पर ताप में वृद्धि अधिक होती है। अर्थात किसी भी एक तंत्र के लिए Cp तथा Cv के मान समान नहीं होते हैं। चूँकि Cp बराबर होता है डेल्टा H अपॉन डेल्टा T कांस्टेंट प्रेशर तथा Cv बराबर होता है डेल्टा E अपॉन डेल्टा T कांस्टेंट वॉल्यूम, अतः Cp माइनस Cv समीकरण 1 द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। और जानते हैं कि एंथैल्पी बराबर होता है आंतरिक ऊर्जा प्लस दाब आयतन ऊर्जा, अतः समीकरण 2 का स्थिर दाब पर T के साथ अवकलन करने पर हमें समीकरण 3 प्राप्त होती है। डेल्टा H अपॉन डेल्टा T कांस्टेंट प्रेशर बराबर डेल्टा E अपॉन डेल्टा T कांस्टेंट प्रेशर। चूँकि स्थिर दाब है तो P बाहर निकल जाएगा और V का T के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो P डेल्टा V अपॉन डेल्टा T कांस्टेंट प्रेशर। अतः समीकरण 2 व 3 से एक व 3 से Cp माइनस Cv प्राप्त होगा। चूँकि हम जानते हैं कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप का फलन होती है। चूँकि हम जानते हैं कि गैसों की आंतरिक ऊर्जा ताप व आयतन दोनों का फलन होती है, अतः डेल्टा E बराबर डेल्टा E अपॉन डेल्टा V कांस्टेंट टेम्परेचर dV प्लस डेल्टा E अपॉन डेल्टा T कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू dt। अब स्थिर दाब पर dt का दोनों तरफ भाग देने पर हमें समीकरण 5 प्राप्त होती है। अब समीकरण 5 से डेल्टा E अपॉन डेल्टा T कांस्टेंट प्रेशर का मान समीकरण 4 में रखने पर हमें समीकरण 6 प्राप्त होती है, जो इस प्रकार है कि Cp माइनस Cv बराबर डेल्टा E अपॉन डेल्टा V कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस P इंटू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T कांस्टेंट प्रेशर। यह समीकरण एक सामान्य समीकरण है जो Cp तथा Cv में संबंध को दर्शाती है तथा यह समीकरण ठोस, द्रव तथा गैसों के लिए समान रूप से उपयोगी होती है। इस पद में डेल्टा E अपॉन डेल्टा V कांस्टेंट टेम्परेचर गैस में अणुओं के बीच आकर्षण को दर्शाता है। चूँकि हम जानते हैं कि गैस में अणुओं के बीच आकर्षण बहुत कम होता है तथा आदर्श गैसों में आकर्षण शून्य होता है, अतः आदर्श गैसों के लिए डेल्टा E अपॉन डेल्टा V कांस्टेंट टेम्परेचर 0 होगा तथा इसी समीकरण में डेल्टा V अपॉन डेल्टा T कांस्टेंट प्रेशर स्थिर दाब पर ताप में प्रति इकाई वृद्धि से तंत्र द्वारा किए गए कार्य को दर्शाता है। अतः आदर्श गैसों के लिए डेल्टा E अपॉन डेल्टा V कांस्टेंट टेम्परेचर बराबर 0, अतः समीकरण 6 में डेल्टा E अपॉन डेल्टा V कांस्टेंट टेम्परेचर 0 रखने पर Cp माइनस Cv बराबर P डेल्टा V अपॉन डेल्टा T कांस्टेंट प्रेशर समीकरण 7 प्राप्त होती है। चूँकि हम जानते हैं कि 1 मोल आदर्श गैस के लिए PV बराबर RT होता है, अतः इस समीकरण का
T के सापेक्ष स्थिर दाब पर अवकलन करने पर P डेल्टा V अपॉन डेल्टा T कांस्टेंट प्रेशर बराबर R प्राप्त होता है, या डेल्टा V अपॉन डेल्टा T कांस्टेंट प्रेशर बराबर R अपॉन P। अतः समीकरण 7 व 9 से हमें Cp माइनस Cv बराबर R प्राप्त होता है। अतः जहाँ Cp स्थिर दाब पर 1 मोल गैस की ऊष्माधारिता है तथा Cv स्थिर आयतन पर 1 मोल गैस की ऊष्माधारिता है एवं R गैस स्थिरांक है। अतः इससे स्पष्ट है कि 1 मोल आदर्श गैस के लिए स्थिर दाब एवं स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिताओं Cp तथा Cv का अंतर गैस स्थिरांक R के बराबर होता है।